हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत सामान्य से टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में हम हमारी प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे ही हम इस शब्द की बात करते हैं हरित क्रांति की, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। 1960 के दशक में पूरे विश्व में एक नई लहर आई जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में एक नई तकनीकी अपनाई गई, जिसके फलस्वरूप कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस हरित क्रांति को पूरे विश्व के सामने लाने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग से प्रभावित होकर भारत ने मैक्सिको से गेहूं के बीज मंगवाए और 1966-67 के दौरान भारत में भी हरित क्रांति को अपनाया गया, जिसमें भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने का श्रेय प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति के अंतर्गत हमने एक ऐसी तकनीकी अपनाई जिसमें उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया, रासायनिक खाद का और फर्टिलाइजर्स का, और जो हमारी दवाइयाँ हैं उनका, और सिंचाई का। मतलब एक ये समग्र तकनीकी थी जिसको हमने अपनाया। भारत में हरित क्रांति की हम बात करें तो मुख्य रूप से गेहूं, चावल जैसी फसलों में अपनाया गया। इस हरित क्रांति का प्रभाव भी भारत के उन राज्यों में रहा जहाँ सिंचाई की सुविधाएं थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये इन राज्यों में रही। अब हम देखते हैं कि हरित क्रांति के मुख्य रूप से क्या घटक है। एक तो है इसमें उन्नत किस्म के बीजों का हम उपयोग करते हैं। हमारे जो परंपरागत बीज है उनकी बजाय जो बीज होते हैं उनको हम अच्छी किस्म के रूप में विकसित करते हैं और उन अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोट और पोटास NPK की ज़रूरत होती है। सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये क्या है कि जो हमारे परंपरागत पौधे हैं वो ना होकर उन्नत किस्म के पौधे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कीटनाशक और जीवाणुनाशक दवाइयों का उपयोग हमें करना पड़ता है। साथ ही साथ रासायनिक खरपतवारनाशक और अपत्रनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका भी हम उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ हरित क्रांति में एक और बड़ी जिसकी आवश्यकता थी वो थी संस्थागत सुधार, जिसमें साख का वितरण। क्योंकि हरित क्रांति जब भारत में लागू की गई तो ये यंत्रीकरण पर आधारित थी और साथ ही साथ इसके जो इनपुट्स थे वो काफ़ी महंगे थे, इसलिए किसानों को साख की आवश्यकता थी। ऋण की उपलब्धता करवाना जरूरी था। भंडारण की सुविधा, विपणन की सुविधा और वितरण की सुविधा, इन सभी सुविधाओं पर विशेष तौर से जोर देना आवश्यक था और ये हरित क्रांति के अंग थे। अब हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति के क्या क्या प्रभाव हुए। हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। हम सकारात्मक प्रभावों की बात करते हैं तो विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव में आता है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में भारत आत्मनिर्भर हो गया। भारत जहाँ 1966 से पहले कृषि पदार्थों का बहुत अधिक आयात करता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि भारत जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनमें सरप्लस की स्थिति में हो गया, अर्थात हम निर्यात करने लायक हो गए। साथ ही साथ जो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है उस जनसंख्या का भरण पोषण करने तथा आपात स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों के भंडार उपलब्ध हो गए। साथ ही साथ हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की आय में भी वृद्धि हुई। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ जो है नकारात्मक चीज़ें भी आई जिसका हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि हरित क्रांति के कारण किसानों की आय में विसंगति आ गई, अर्थात जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति अपनाई गई उन क्षेत्रों के किसानों की आय अत्यधिक बढ़ गई,
और जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति नहीं अपनाई गई उन क्षेत्रों के किसानों की आय है वो कम रहेगी। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति अपनाई गई उन क्षेत्रों के भी जो बड़े किसान थे उनकी आय में वृद्धि हुई, जबकि छोटे किसान थे उनकी आय में इतनी वृद्धि नहीं हुई। साथ ही साथ हरित क्रांति एक तरीके से फसल विशेष के पक्ष में रही है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल थे। दूसरी फसलों के संदर्भ में इसकी सफलता बहुत कम रही है। हरित क्रांति का परिस्थिति पर भी जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारतीय किसान ज़्यादा पढ़े लिखे और जो नवीन तकनीकी थी उसके विशेषज्ञ नहीं थे। इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार बीजों का, खाद का और रासायनिक जितने भी तत्व थे उनका उपयोग किया, जिसकी फलस्वरूप परिस्थिति तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया। इसका कारण यही रहा कि किसान इस नवीन तकनीकी से पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं थे, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसके फलस्वरूप और जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो ये हुई कि मृदा है वो फर्टाइल होने लगी, क्योंकि पानी का ज़्यादा उपयोग करने लगे, जिसकी वजह से जल भराव और जो मृदा में लवणीयता की है समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसके साथ साथ अधिक मात्रा में कीटनाशक और जो फर्टिलाइजर्स है रासायनिक उनका उपयोग करने से हमारे जो खाद्यान्न श्रृंखला है वो पूरी तरीके से दूषित हो गई, और कैंसर जैसी भारी बीमारियों का मुख्य कारण ही यह फर्टिलाइजर और कीटनाशक रहे। इसके साथ साथ जो हमारे परंपरागत बीज थे, हमारी परंपरागत जो तकनीकियां थी वो विलुप्त होती गई। तो इस प्रकार हम हरित क्रांति को देखते हैं तो एक ये समग्र दृष्टिकोण था, जिसके फलस्वरूप हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिले, लेकिन उसके साथ साथ हमें नुकसान भी उठाने पड़े। वर्तमान समय में हमें यह आवश्यकता है कि हमें इस प्रकार हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति या सदा हरित क्रांति में परिवर्तित करना है, जिससे कि परिस्थिति को कम से कम नुकसान हो, आर्थिक विषमताएं कम से कम हो और देश के सभी किसानों को लाभ मिले और ये देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो। धन्यवाद।